हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, अल्पकालीन उत्पादन फलन। अल्पकाल एक ऐसा समय होता है जब हम उत्पादन के सभी साधनों को या सभी इनपुट्स को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में समय की लिमिटेशन होती है। अल्पकाल का मतलब होता है 1 साल तक का समय। तो हम अल्पकाल में केवल और केवल परिवर्तनशील उत्पादन के साधन जैसे कि श्रम या कच्चा माल, उसमें हम बदलाव करके उत्पादन में जितना चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमांड उतना कर सकते हैं। यानी कि सभी प्रकार के इनपुट्स में हम चेंज नहीं कर सकते हैं शॉर्ट रन में। सभी प्रकार के इनपुट दो प्रकार के होते हैं, स्थिर कारक और परिवर्तनशील कारक, यानी कि फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर। अब ये क्या होते हैं, पहले हम इसको समझते हैं। फिक्स फैक्टर्स या स्थिर कारक ऐसे कारक होते हैं जिन्हें उत्पादन के साथ परिवर्तनशील नहीं किया जा सकता है शॉर्ट रन में। जैसे कि लैंड हो गया है, मशीन हो गई है, बिल्डिंग हो गई है, जिन्हें हम 1 साल में अगर डिमांड बढ़ गई तो हम नई मशीनरी सेटअप नहीं कर सकते या नया बिल्डिंग इतनी जल्दी हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है और टाइम भी लगता है। लेकिन परिवर्तनशील घटक या फैक्टर वो होते हैं जिन्हें उत्पादन के साथ परिवर्तित किया जा सकता है। मांग बढ़ने पर हम इनमें परिवर्तन कर सकते हैं, कम होने पर हम कम कर सकते हैं, जैसे कि श्रम हो गया है, कच्चा माल हो गया है इत्यादि। तो दो तरह के फैक्टर हो गए हैं, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। अब जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है उसको समझने से पहले हम कुछ टर्म समझेंगे, जिसमें है एक फर्स्ट टर्म है कुल उत्पादन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे टोटल प्रोडक्शन। दूसरी है सीमांत उत्पादन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे मार्जिनल प्रोडक्शन। और तीसरी है औसत उत्पादन, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे एवरेज प्रोडक्शन। तो हम इसे वन बाय वन समझते, पहले ये होता क्या है। टोटल प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जब परिवर्तनशील साधन की सभी इकाइयों का प्रयोग करके जितना उत्पादन होता है, उस उत्पादन को हम कुल उत्पादन कहते हैं, टीपी कहते हैं। इसका जो अपन कहेंगे कि भाई क्या फॉर्मूला, तो अपन एपी को अगर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें तभी भी ये हो सकता है, या हम मार्जिनल प्रोडक्शन को जोड़ते जाएं। जैसे मार्जिनल प्रोडक्शन 1 यूनिट का इतना है, 2 का जितना भी है, इन सबको जोड़ के जाएंगे तभी भी हमें टोटल प्रोडक्शन मिल जाएगा। दूसरा है सीमांत उत्पादन, मार्जिनल प्रोडक्शन। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि परिवर्तनशील साधन की एक और इकाई के प्रयोग करने पर उत्पादन में होने वाला या कुल उत्पादन में जो बदलाव होता है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्शन माइनस टोटल प्रोडक्शन n-1। यानी कि एक इसमें n-1 यहाँ पे नहीं आया, ये n-1 आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन होता है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। यानी कि टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज हुआ है उसे हम सीमांत उत्पादन कहेंगे। नाउ नेक्स्ट है औसत उत्पादन। औसत उत्पादन का मतलब ये होता है कि परिवर्तनशील साधन की प्रति इकाई से जितना उत्पादन होता है उसे हम एवरेज प्रोडक्शन कहेंगे, जिसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है टीपी अपॉन क्यू। यानी कि टोटल प्रोडक्शन में से हमने जितनी परिवर्तनशील साधन की इकाइयाँ यूज़ करी है उस क्वांटिटी से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमें औसत उत्पादन मिल जाएगा। अब ये जो अल्पकालीन उत्पादन फलन है उसे हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं। ये नियम हमें क्या बताता है उसको हम डिस्कस करेंगे। प्रतिफल के नियम के अनुसार अल्पकाल में यदि हम उत्पादन के अन्य सभी साधनों को स्थिर रखते हुए केवल एक परिवर्तनशील घटक को बढ़ाते हैं तो पहले प्रतिफल बढ़ता है, फिर ये घटने लगता है और अंत में ये ऋणात्मक हो जाता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे फैक्टर फिक्स्ड और एक वेरिएबल है। हम एक फैक्टर को फिक्स रख के दूसरों को वेरिएबल भी कर सकते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम बता सकते हैं कि जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी अधिक से अधिक इकाइयों को एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ में जोड़ा जाता है। चर कारक का मतलब है वेरिएबल फैक्टर। तो वेरिएबल फैक्टर के कारण जो उत्पादन बढ़ रहा है उसे हम सीमांत उत्पादन, एक एडिशनल यूनिट से जो प्रोडक्शन बढ़ता है उसे हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। तो जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो शुरू में बढ़ता है, लेकिन एक स्थिति के बाद ये घटने लगता है और शून्य और ऋणात्मक भी या नकारात्मक भी हो सकता है। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे मान लो एक फिक्स्ड फैक्टर, हमने लैंड, एक लैंड का टुकड़ा लिया जिस पे खेती होती है। सपोज 1 हेक्टेयर लैंड है और उस पर अधिकतम उस लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें 4 श्रमिकों की ज़रूरत है। ठीक है,
लेकिन अभी हमारे पास में 2 ही श्रमिक है, वो उस पे काम कर रहे हैं। तो अगर हमने तीसरा श्रमिक बढ़ाया, चौथा श्रमिक बढ़ाया, तो ऑब्वियसली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि जो लैंड है उस पे हमें 4 श्रमिक चाहिए और 4 से कम है, यानी कि लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे हम श्रमिकों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा, यानी कि अनुकूलतम संयोग होगा। जब 4 आ गए श्रमिक, यानी कि अनुकूलतम संयोग हो गया, ज़मीन का पूरा यूटिलाइजेशन हो रहा, तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन अब हमने 4 से ज़्यादा उस पे एम्प्लॉयड कर दिया ज़मीन पे, ज़रूरत तो 4 की है, लेकिन हमने 5 और छठा श्रमिक भी लगाया, तो यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ने की बजाय क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। तो इस तरीके से फिक्स्ड फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर को हमने एक एग्जांपल से समझा। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज ऑल्सो नोन एज द शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन, जिसमें कुछ साधन को हम स्थिर रखते हैं और एक साधन को हम परिवर्तनशील रखते हुए उत्पादन में होने वाले चेंजेस को हम देखते हैं। इसे अब हम एक टेबल से समझते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे यूनिट ऑफ लैंड को फिक्स्ड लिया, फिक्स्ड फैक्टर है। सपोज हमारे 1 हेक्टेयर की या 2 हेक्टेयर की लैंड है, वो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। यूनिट ऑफ लेबर क्या हो जाएगा? वेरिएबल फैक्टर, जिसमें हम चेंज करेंगे। ये टोटल प्रोडक्शन है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन है, ये एवरेज प्रोडक्शन है, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको बताए रखा, लेकिन हम इसको और डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए, 0 यूनिट ऑफ लेबर, तो प्रोडक्शन कुछ भी नहीं हो रहा, तो टोटल प्रोडक्शन भी 0 है, मार्जिनल प्रोडक्शन भी 0 और एवरेज प्रोडक्शन भी 0 है। अब हमने लैंड में कोई चेंज नहीं हो रहा, हमने एक श्रमिक इस पे लगाया, तो उसका टोटल प्रोडक्शन क्या हुआ? 10। तो 10 ही उस सीमांत उत्पादन, यानी कि परिवर्तनशील साधन की उत्पादकता कितनी हो गई? 1 लगाया, उसकी 10 उत्पादकता है। और मार्जिनल प्रोडक्शन को वैल्यू करने का क्या होता है कि टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस 1। तो टी पी एन मतलब ये यूनिट हो गई, ये है 10, और n माइनस 1 0 तो कुछ भी नहीं है, तो 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10। और एवरेज प्रोडक्शन का क्या होता है? टी पी अपॉन क्वान्टिटी। तो टी पी अपना कितना है? 10। 10 अपॉन क्वान्टिटी क्या है? 1। ये वाली क्वान्टिटी आ जाएगी 1, तो ये भी 10 आ गया। ऐसे अपन ने एवरेज प्रोडक्शन निकाला। अब आप चलिए सेकंड यूनिट पे। सेकंड यूनिट हमने एक और एम्प्लॉय लगाया, तो पहला एक और दूसरा एक मिलके 2 हो गए, तो टोटल प्रोडक्शन 25 हो गया है। जैसे आप देखिए, डबल हमने लेबर लगाया, तो प्रोडक्शन डबल, यानी कि 10 का 20 होना चाहिए, लेकिन 20 की जगह उससे ज़्यादा हुआ। इसको बोलते हैं बढ़ता प्रतिफल, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा, कॉस्ट कम हो रही है, बढ़ता प्रतिफल हो रहा है, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर लैंड का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो आप देखिए, अगर अपन ने इसकी यहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी निकाली, वो 15 आई। कैसे? हमने 25 माइनस 10 करा, चेंज इन मतलब इस जो सेकंड वाले लेबर की है वो प्रोडक्टिविटी 15 यूनिट है, यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है। तो ये स्टेज जहाँ होते हैं जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन बढ़ते हुई रेट से बढ़ता है, और एवरेज प्रोडक्शन हमने निकाला 25 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 12.5। ये एवरेज प्रोडक्शन है। इस तरीके से हमने पूरा ये टेबल बनाई है। थर्ड यूनिट एम्प्लॉय करने पे टोटल प्रोडक्शन हो गया 45, सीमांत उत्पादन हो गया 20, और एवरेज प्रोडक्शन हो गया 15, यानी कि सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है। तो ये जो स्टेज है जहाँ सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, इट इज़ नॉन एज द फर्स्ट स्टेज, जहाँ पे सीमांत उत्पादन अपना बढ़ रहा है। और सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, तो जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ती हुई रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट। तो इसे हम बोलेंगे बढ़ते हुए प्रतिफल का नियम, स्टेज फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट को अगर हम ग्राफ से समझें, तो ये रहा ग्राफ अपना। यहाँ पे मैंने नीचे लिया यूनिट ऑफ लेबर जो वेरिएबल फैक्टर है, और यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन एवरेज, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन लिया। तो 0 पे 0 है, फर्स्ट यूनिट पे 10 है, सेकंड पे हमारा 25 है, और थर्ड पे हमारा 45 है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है जहाँ पे टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है बढ़ती हुई रेट से, क्योंकि इसका जो सीमांत उत्पादन है वो भी बढ़ रहा है। जहाँ सीमांत उत्पादन बढ़ेगा वहाँ पे टोटल प्रोडक्शन बढ़ती हुई रेट से बढ़ेगा। तो ये फर्स्ट स्टेज अपनी हो गई है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये है। अब आप देखिए, जो यूनिट फोर्थ है, यूनिट फोर्थ पे टोटल प्रोडक्शन हो गया 55, यानी कि बढ़ा है। लेकिन आप देखिए कि जो सीमांत उत्पादन है वो कितना है? 10, यानी कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ा हुआ लेकिन घटती हुई रेट से, क्योंकि यहाँ पे डबल की जो नेक्स्ट लेबर है उसकी प्रोडक्टिविटी क्या? केवल 10 यूनिट है, और एवरेज प्रोडक्शन भी कम हो रहा है। जब सीमांत उत्पादन गिरेगा तो औसत उत्पादन भी गिरेगा, लेकिन सीमांत उत्पादन ज़्यादा तेज़ी से गिरेगा। अब यूनिट फिफ्थ में टोटल प्रोडक्शन बढ़ा है, 55 का 60 हो गया, लेकिन सीमांत उत्पादन 5, यानी कि सीमांत उत्पादन जब गिरता है तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन घटती हुई रेट से बढ़ेगा। और एक स्टेज पे सीमांत देखिए, आप टोटल प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सीमांत उत्पादन 0 हो गया। तो ये स्टेज सेकंड है कि जहाँ सीमांत उत्पादन 0 है वहाँ पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है। ठीक है। और उसके बाद भी अगर अपन ने प्रोडक्शन चालू रखा तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय क्या हो गया?
कम हो गया, 60 का 55 हो गया है और सीमांत उत्पादन नेगेटिव में आ गया, -5 आ गया है। और औसत उत्पादन कभी भी नेगेटिव में नहीं आता, वो डिक्रीज़ हो रहा है लेकिन कभी भी नेगेटिव या शून्य नहीं होता है। अब इन तीनों स्टेज को, फर्स्ट स्टेज जिसमें टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग रेट, जब तक सीमांत उत्पादन बढ़ता है। सेकेंड स्टेज वो होती है जब सीमांत उत्पादन गिरता है तो टोटल प्रोडक्शन घटती हुई दर से बढ़ता है। और तीसरी स्टेज जहाँ पे सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है तो वहाँ पे टोटल प्रोडक्शन गिरता है। इन तीनों स्टेजेस को हमने ग्राफ में समझा है। देखिए फर्स्ट स्टेज में, ये फर्स्ट स्टेज यहाँ तक है 3 यूनिट तक, जहाँ पे सीमांत उत्पादन बढ़ने पर कुल उत्पादन बढ़ती हुई रेट से बढ़ा है। सेकेंड स्टेज में जहाँ सीमांत उत्पादन गिर रहा है तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन घटती हुई रेट से बढ़ रहा है। तो और थर्ड स्टेज वो हो गई है जहाँ पे सीमांत उत्पादन गिर रहा है, नेगेटिव है, तो टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है। अगर अपन सीमांत उत्पादन से इसको समझें तो देखो फर्स्ट स्टेज जहाँ सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है, सेकंड स्टेज जहाँ सीमांत उत्पादन शून्य हो गया, जहाँ पे शून्य सीमांत उत्पादन है वहाँ पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है। और जहाँ नेगेटिव सीमांत उत्पादन होता है वहाँ पे टोटल प्रोडक्शन क्या होने लग जाता है, गिरने लग जाता है। तो ये जो मैक्सिमम है ये जीरो पे जहाँ पर है, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम है, उसके बाद गिर रहा है। तो ये टोटल प्रोडक्शन अपना डिक्रीजिंग कब होता है, जब सीमांत उत्पादन नेगेटिव हो जाता है। तो ये तीनों स्टेजेस है। अगर हम चाहें तो हम इसको टोटल प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन का रिलेशन भी हम समझ सकते हैं कि जब सीमांत उत्पादन बढ़ता है तो कुल उत्पादन बढ़ती हुई रेट से बढ़ता है, तेज़ी से बढ़ता है, जो फर्स्ट स्टेज में है 3 यूनिट तक हमारा है। और जब सीमांत उत्पादन गिरता है तो कुल उत्पादन घटती हुई दर से बढ़ता है, जो कि हमारा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ स्टेज का है। और जब सीमांत उत्पादन शून्य स्तर पर होता है तो कुल उत्पादन अधिकतम होता है, मैक्सिमम होता है। अपन ने इसको देखा ही है। मैं आपको वापस से बता देती हूँ कहाँ पर मैक्सिमम है, जहाँ पे सीमांत उत्पादन जीरो है। जीरो कहाँ पर है अपना टेबल में, जीरो अपना यूनिट 6 पर है। तो यूनिट 6 पर मैक्सिमम टोटल प्रोडक्शन है 60 का, जहाँ पे सीमांत उत्पादन शून्य है। और जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है, सीमांत उत्पादन क्या होता है, नेगेटिव हो रहा है, नेगेटिव होने पर जो कुल उत्पादन है वो गिरने लगता है, डिमिनिशिंग होने लगता है। तो ये तीनों स्टेजेस है। तो जो स्टेज फर्स्ट है वो बढ़ते प्रतिफल का नियम है, स्टेज सेकंड है वो गिरते हुए प्रतिफल का नियम है, और जो ऋणात्मक है वो नेगेटिव ग्रोथ का मतलब नुकसान का प्रतिफल है अपना, हमें पता चलता है। तो तीनों स्टेजेस है ये। तो ये शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं परिवर्तनशील अनुपातों के नियम से आप क्या समझते हैं। तो आपको उसका अर्थ भी लिख के आना पड़ेगा कि इसका मतलब ये होता है। और फिर उसके बाद में आपको टेबल बनाकर ग्राफ की सहायता से इसको समझा के भी आना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट एक क्वेश्चन आपका बनता है। थैंक यू।